तो दोस्तों आज हम ब्लैक फोन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो ब्लैक फोन फिल्म का सीधा सीक्वल है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आप इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। हम देखते हैं जहां होप एल्डर नाम की एक काउंसलर एक लैंडलाइन से नंबर डायल करती है। वो सामने वाले व्यक्ति से बात करना शुरू करती है और बताती है कि वो कुछ सपने देख रही है। उसने जो नंबर डायल किया था वो उसने सपने में देखा था, बर्फ पर उकेरा हुआ था, और उसके सपने में कुछ लड़कों ने ये किया था। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बाद में देखेंगे, लेकिन वो जानना चाहती है कि वो अभी किससे बात कर रही है, ये नंबर किसका है। वो थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन सामने वाला आदमी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। और तभी एक जोरदार आवाज के साथ लाइन कट जाती है, जिससे होप बहुत डर जाती है। अब कहानी आती है 1982 में, यानी पिछली फिल्म के 4 साल बाद। हम स्कूल में फिन को देखते हैं जो एक नए लड़के को पीट रहा है क्योंकि लड़के ने उससे कहा था कि फिन एक सीरियल किलर को मार कर आया है। फिन को ये अच्छा नहीं लगा था, लेकिन तभी उसकी बहन ग्वेन आकर उसे रोकती है और अपने साथ ले जाती है। ग्वेन फिन से लड़के को पीटने का कारण जानना चाहती है, जिसके जवाब में फिन सब कुछ विस्तार से बताता है। लेकिन ग्वेन कहती है कि इतना पीटने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हाथापाई करने की ही जरूरत नहीं थी। लेकिन फिन बहुत बदल गया था और उसे ये जरूरी लग रहा था। दरअसल 4 साल पहले जिसे वो मारकर आया था, यानी ग्रैबर को, वो धीरे धीरे उसी की तरह होता जा रहा था, यानी ग्रैबर की तरह स्वभाव का। हो सकता है ये उसका अंदर का डर या ट्रॉमा हो, जिसे वो गुस्से और क्रोध से दबाने की कोशिश करता है। इसी बीच पिछली फिल्म में ग्रैबर का शिकार हुए रॉबिन के भाई अर्नेस्टो ग्वेन से एक शो में चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो राजी हो जाती है। फिन ग्वेन को चिढ़ाता है कि ये तो डेटिंग लग रही है। पहले वो मना करती है, लेकिन बाद में मान लेती है कि हाँ, ये डेट ही है। खैर, अब वे दोनों घर आते हैं जहां उनके पिता टेरेंस उनका इंतजार कर रहे थे। जैसा कि पिछली फिल्म में वो शराबी और मारपीट करने वाले थे, लेकिन अब वो सुधर गए हैं और काफी मददगार व केयरिंग हो गए हैं, जैसा उन्होंने फिल्म के अंत में कहा था। खैर, वो दोनों बच्चों को शुभ रात्रि बोलकर सोने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिन गांजा पीने लगता है और अपने सामने ग्रैबर को देखता है। ग्रैबर वहां नहीं होता, बल्कि उसके अंदर के ट्रॉमा और डर के कारण वो उसे देख पा रहा होता है। फिन उससे कहता है कि अगर उसने दोबारा उसे छूने की कोशिश की तो वो उसका मुंह फाड़ देगा, जो उसने पहले भी किया है। ग्रैबर अपने आइकॉनिक मास्क के अंदर था। ग्वेन बाहर आती है तो ग्रैबर को नहीं देख पाती, जो फिन की परेशानी समझकर उसे कहती है कि वो चाहे तो इन सब के बारे में बात कर सकता है, लेकिन फिन राजी नहीं होता और कहता है कि सब ठीक है। यहाँ साफ पता चलता है कि फिन के अंदर अभी भी ग्रैबर का डर बचा हुआ है। खैर, दोनों भाई बहन सोने चले जाते हैं। अब ग्वेन एक सपना देखती है। पिछली फिल्म में भी वो ऐसे सपने देखती थी जो उसे उसकी माँ से ये शक्ति मिली थी। उन सपनों में वो ग्रैबर के शिकार लोगों को देखती थी और इन्हीं सपनों की मदद से वो ग्रैबर के घर फिन के पास पहुंच पाई थी, जहां उसने उसे बेसमेंट में बंद करके रखा था। लेकिन फिलहाल ग्वेन जो सपने देख रही है वो हैरान कर देने वाले हैं। शुरुआत की अल्पाइन लेक के ऊपर के यूथ कैंप के बारे में। उस कैंप में कुछ लड़के आते हैं जिनमें एक पीले जैकेट वाला लड़का था। कोई उसका पीछा करता है और बहुत बुरी तरह से मारकर डाल देता है। लड़का लेक के अंदर से ऊपर जमी हुई बर्फ पर W अक्षर लिखकर लेक के अंदर डूब जाता है। यानी कि लड़का मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ग्वेन के सपने में आकर W अक्षर के जरिए एक इशारा दे रही है। ग्वेन अपने सपने में एक फोन को रिंग होते हुए सुनती है, जो उसके आसपास कहीं बज रहा था। वो बाहर जाने लगती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका शरीर भी घर से बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन बाहर हॉल रूम का फोन नहीं बज रहा था। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिन आकर उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, और तभी वो सपने से जाग जाती है। दरअसल उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया था, यानी कि वो एक तरफ का एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही थी। खैर, वो बताती है कि एक फोन बज रहा था, लेकिन फिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और शायद वो नींद में चल रही थी, इसलिए वो उसे दोबारा सुलाने जाता है। ग्वेन अपने भाई को बताती है कि उसने फिर से सपने देखे हैं, लेकिन फिन ध्यान न देकर सोने चला जाता है। अगले दिन ग्वेन स्कूल में थी, जहां अर्नेस्टो उससे बात करने आता है। ग्वेन तब अलौकिक चीजों के बारे में किताब पढ़ रही थी। अर्नेस्टो पूछता है कि क्या ग्वेन को इन सब चीजों में दिलचस्पी है। वह कहती है हाँ, भूत प्रेत, डायमेंशन और सभी तरह की अलौकिक चीजों में उसे दिलचस्पी है। अर्नेस्टो उसे शो के टिकट देता है, जिसे देखकर वह खुश होती है। अर्नेस्टो ग्वेन को लॉटरियां देता है जो टैरो कार्ड्स जैसे दिखते हैं। ग्वेन भी कहती है कि ये टैरो कार्ड्स की तरह ही हैं और सही से इस्तेमाल करने पर ये कार्ड्स बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यहाँ अर्नेस्टो कहता है कि ग्वेन भी अपने सपनों में बहुत कुछ देख पाती है। वह पूछती है कि अर्नेस्टो ये सब कैसे जानता है। वह बताता है, रॉबिन की घटना के समय ग्वेन ने पुलिस को अपने सपनों में देखी हुई चीजें बताई थी, जिसकी मदद से पुलिस उस किलर तक पहुंच पाई थी। हालांकि हम जानते हैं उससे पहले ही उसके भाई फिन ने उसे खत्म कर दिया था। खैर, ग्वेन कहती है कि उसे इन सब के बारे में बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे सबको लगेगा कि वह अजीब है।
तब अर्नेस्टो उसके साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि उसे अजीब चीज़ें ही पसंद हैं। इसी बीच बाजार में फिन को एक खराब फ़ोन दिखता है जो रिंग हो रहा था। वह फ़ोन उठाकर बिना कुछ सुने ही बोल देता है, माफ़ करना, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी। उसके पास फ़ोन आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब वो उस दहशत से दूर रहना चाहता है जिसने उसे ट्रॉमा दे रखा है। रात में ग्वेन फिर से एक सपना देखती है जहां वह उसी कैंप में एक और लड़के को देखती है जिसे कोई आदमी पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारकर डाल देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके जला देता है। इस लड़के की आत्मा भी लेक के अंदर से ऊपर जमी हुई बर्फ पर बी अक्षर बनाती है और लेक के अंदर डूब जाती है। अचानक सपने के अंदर ही एक रिंग होती है जिससे ग्वेन जाग जाती है। दरअसल उसकी आत्मा फ़ोन पकड़ने के लिए बाहर जाने लगती है और वह घर से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे उस लड़के की कटी और जली हुई लाश मिलती है और सामने ही ग्रैबर का एक अपार्टमेंट दिखता है। वह उस अपार्टमेंट के अंदर ग्रैबर के बेसमेंट में जाती है जहां उसे वह फ़ोन मिलता है जो रिंग हो रहा था। आखिरकार वह फ़ोन उठाती है। फ़ोन किया था होप एल्डर ने। हाँ, यही वो कॉल थी जो हमने फिल्म की शुरुआत में 1957 में देखी थी। और होप कोई और नहीं, ग्वेन की माँ थी जो अब जिंदा नहीं है। वह फ़ोन से ग्वेन को बताती हैं कि वह एल्पाइन लेक यूथ कैंप से बोल रही हैं और उसके सपने में लड़कों ने यह नंबर जमी हुई लेक पर बनाया था, यानी इस घर का नंबर। ग्वेन कहती है कि वह भी उन्हीं लड़कों को देख रही है, लेकिन नंबर की जगह वह अक्षर देख रही है। वे दोनों ज़्यादा बात कर पाते उससे पहले ही एक शैतानी आवाज़ के साथ लाइन कट जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं टाइमलाइनें एक दूसरे से जुड़ रही थीं। अब ग्वेन मैक्स की आत्मा को देखती है जो उससे कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैक्स ग्रैबर का ही भाई था जिसे ग्रैबर ने पिछली फिल्म में खुद ही मार दिया था, जिसके लिए वह बहुत गुस्से में था। लेकिन तब तक फिन वहां आ जाता है जो ग्वेन का पीछा करके यहां आया था। ग्वेन उसे बताती है कि उसने अभी अभी माँ से बात की है, लेकिन वह फिर से अपनी बहन की बातों को नज़रअंदाज करने लगता है। फिन ग्वेन को दोबारा घर ले जाने लगता है। जाते वक्त ग्वेन अपने मौज़ों पर ध्यान देती है जिन पर खून लगा था और वे गंदे हो गए थे, और ये गंदे हुए थे उसके सपनों की दुनिया में जब उसने घर के बाहर उस लड़के की लाश देखी थी। यानी कि यहाँ साफ पता चलता है कि उस दुनिया में जो भी होगा वह असली दुनिया में भी प्रतिबिंबित होगा। अगले दिन ग्वेन स्कूल में फिन को एल्पाइन लेक के कैंप का पोस्टर दिखाती है और बताती है कि यह एक असली जगह है, यानी उसके सपने बेबुनियाद नहीं हैं। यह एक क्रिश्चियन कैंप है और उन्हें वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ अभी CIT यानी कि काउंसलर इन ट्रेनिंग की जगह खाली है जिसके लिए वे आवेदन करके जा सकते हैं। फिन तब भी इन सब बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उनके पिता टेरेंस वहां आते हैं। वह पोस्टर देखकर कहते हैं कि यहीं तो उनकी मां होप काम करती थी और यह 1958 में बंद हो गया था। यह दोबारा कैसे चालू हुआ? यह सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं। ग्वेन ने वहां जाने का फैसला कर लिया, इसलिए वो अर्नेस्टो के साथ जाने लगती है। पहले फिन जाना नहीं चाहता था, लेकिन ग्वेन की सुरक्षा के लिए वो राजी हो जाता है। जाने से पहले वो अपने पिता से बात करता है और कहता है कि वे कुछ हफ्तों में लौट आएंगे और तब तक वो ज़्यादा शराब ना पिएं। ये तीनों ही अल्पाइन लेक के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ज़बरदस्त बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है, जिससे एक कार दुर्घटना भी होती है। रास्ता अच्छा नहीं था और बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, साथ ही वहां गहरी खाई भी थी। इसलिए फिल खुद ही गाड़ी के आगे दौड़ने लगता है ताकि वो बाहर से रास्ता देख पाए और बाकी दोनों उसका पीछा कर पाएं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात मुस्टैंग नाम की एक लड़की से होती है जो उन्हीं को ढूंढने आई थी और उन्हें अपने पीछे कैंप तक ले जाती है। कैंप में आकर उनकी मुलाकात अर्मैंडो से होती है जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं। वो बताते हैं कि उस तूफान के कारण कोई और यहाँ आ नहीं पाया और केवल ये तीनों ही आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कैंप में फिलहाल अर्मैंडो हैं और मुस्टैंग उनकी भतीजी है। साथ ही यहाँ 2 और कर्मचारी हैं जिनका नाम केनेथ और बारबरा है। रात बहुत हो गई थी, इसलिए मुस्टैंग इन तीनों को रूम में ले जाने लगती है और फिन कैंप के बाहर एक फ़ोन बूथ को नोटिस करता है। रूम में आकर फिन और ग्वेन आराम करने लगते हैं, जहां ग्वेन सो जाती है और फिन बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। इसी बीच ग्वेन फिर से सपने में जाती है और इस बार वो एक तीसरे लड़के को देखती है जिसका चेहरा बीच में से कटा हुआ था और उसकी आत्मा लेक पर H अक्षर लिखती है। सभी अक्षर जोड़ने पर WBH नाम बनता है, जो क्या है ये कोई नहीं समझ पाता। खैर, तभी ग्वेन एक अजीब आवाज़ सुनती है और तीनों लड़कों की आत्माएं उसके पास चली आती हैं। इधर असली दुनिया में बाहर फिन उस फोन बूथ का फ़ोन रिंग होते हुए सुनता है। वो पास जाकर फ़ोन उठाकर फिर से कह देता है कि यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी और वापस जाने लगता है।
फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है और वो नज़रअंदाज करना चाहता है, लेकिन वो बजता ही रहता है जब तक वो फिर से फ़ोन नहीं उठाता। इस बार दूसरी तरफ से आखिरकार वो ग्रैबर की आवाज़ सुनता है, जो उससे कहता है कि नर्क आग नहीं बल्कि बर्फ़ है, क्योंकि बर्फ़ भी ठीक वैसे ही जलती है जैसे आग जलती है, या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ देती है। फिन इससे बहुत डर जाता है। यहां एक चीज साफ थी कि यह ग्रैबर खुद नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा थी। दूसरी ओर ग्वेन को तीनों लड़कों की आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर दौड़ाती हैं। वो तीसरे लड़के को खिड़की से बाहर देखती है, जो खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका कातिल खिड़की का शीशा आधा तोड़ देता है, जो इस लड़के का चेहरा आधा काट देता है। इससे ग्वेन जोर से चिल्लाने लगती है। यह दृश्य सच में बहुत भयानक था। तभी फिन उस बूथ के अंदर कैद हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक बूथ खुद ही खुल जाता है। इसके बाद वो भागकर अपनी बहन ग्वेन के पास जाकर उसे संभालता है। ग्वेन बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो पागल हो रही है, उसे लग रहा है कि वो पागल हो गई है, लेकिन फिन उसे समझाता है कि ये बस एक बुरा सपना था। इसके बाद वो उसे अपने साथ बॉयज कॉटेज में ले जाता है, जहां वो वॉशरूम में अपनी चोटें देखता है, जो सपने में एक लड़के द्वारा उसे पकड़ने के कारण हुई थी, और वो असलियत में भी आ गई थी। यानी कि उसके साथ स्पिरिट वर्ल्ड में जो होगा, वही चीज उसकी शारीरिक शरीर के साथ भी होगी। अब वो अर्नेस्टो के पास जाती है, जो उसे अपने पास ही सुला देता है। ग्वेन भगवान से कहती है कि आज रात उसे कोई सपना ना आए। अर्नेस्टो कहता है कि वो इस तरह ऊपर वाले से बात करती है और ये उसे अच्छा लगा है, क्योंकि उसकी माँ भी काफ़ी धार्मिक हैं, जिन्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो एक धार्मिक लड़की को डेट कर रहा है। वो बताती है कि उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी, लेकिन उसके पिता नहीं थे, इसलिए उन्होंने माँ का चर्च जाना बंद करवा दिया था। उसकी माँ भी ऐसे सपने देखती थी और ग्वेन को ये शक्ति उन्हीं से मिली है। इन्हीं सपनों के कारण उसकी माँ पागल हो गई थी और ग्वेन को डर है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। वो ये भी बताती है कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी, जिसका चेहरा उसे हमेशा याद रहता है। अब अर्नेस्टो उसे समझाता है और वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। वे करीब करीब चूमने ही वाले होते हैं, लेकिन फिन उसी रूम में होता है, इसलिए वो उन्हें टोकता है कि वो उनके सामने ही है, इसलिए कम से कम उनके सामने तो वो ऐसा ना करें। अगली सुबह वे तीनों बात करते हैं, जहां फिन को पता चलता है कि ग्वेन ने अर्नेस्टो को अपने सपनों के बारे में सब बता दिया है। इस पर फिन बहुत नाराज होता है और कहता है कि ये बातें उसे किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ग्वेन कहती है कि फिन खुद कभी उसके सपनों की बात सुनना नहीं चाहता, इसलिए उसे किसी से तो बात करनी ही होगी। फिन कहता है कि वो भी किसी को कुछ नहीं बताता, और ग्वेन कहती है कि वो बताता नहीं है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा हकीकत से भागता है। खैर, बात करते करते ग्वेन उन दोनों को अपने हाथ की चोट दिखाती है और कहती है कि पिछली रात सपने में एक लड़के ने उसे पकड़ा था और ये वो चोट है। तभी आर्मांडो उनके पास आते हैं, जो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए ले जाते हैं और कहते हैं कि शायद 2-3 दिन में ये तूफान थम जाएगा। अब वो उन तीनों से जानना चाहते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि वो तो यहाँ के पिछले कैंप पर नहीं है और चर्च की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। यानी कि उन्हें कोई पोस्टर नहीं मिला, बल्कि उन्होंने उसे ढूंढ कर यहाँ आए हैं। फिन बताता है कि वो अपनी माँ के बारे में जानने आए हैं। वे उसे होप एल्डर की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये तो स्टारलाइट है। फिन और ग्वेन बताते हैं कि उनकी माँ 7 साल पहले मर गई थी, उन्होंने खुद को खुद ही खत्म कर लिया था। लेकिन आर्मांडो से उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाती और वो किसी काम से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले फिन उनसे बाहर के फोन बूथ के बारे में जानना चाहते हैं। तब आर्मांडो बहुत हैरान कर देने वाली बात कहते हैं कि बाहर का बूथ तो बहुत सालों से बंद पड़ा है, दरअसल फोन ही खराब है। इससे फिन का दिमाग घूम जाता है कि कैसे वो फोन उठा रहा था। अब फिन अपनी बात उन दोनों से साझा करता है। वो ग्वेन और अर्नेस्टो को बताता है कि रात में ये फोन रिंग हुआ था और उसमें उसने ग्रैबर की आवाज सुनी थी। फिर से उसी फोन के रिंग होने की आवाज आती है, जिसे फिन उठाता है। तब वो उन्हीं तीनों मरे हुए लड़कों की आवाजें सुनता है, जो कहते हैं कि वो यहाँ फंस गए हैं और फिन उनकी मदद करें। वो पूछता है कि वो कहाँ है। वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और यहाँ अंधेरा और ठंडा है। खैर, तभी उन तीनों लड़कों की आत्माओं को बूथ के बाहर दिखाया जाता है, जिन्हें फिन देख नहीं पाता। वो उन तीनों से कहता है कि वो बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, तभी वो उनकी मदद कर पाएगा। वे कहते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और फिन उनकी मदद करें। अब फिन काफी निराश हो जाता है और वे तीनों बूथ पर धक्का मारने लगते हैं। इससे चिढ़कर वो वहां से चला जाता है। इधर गेन और अर्नेस्टो कैंथ और बारबरा के पास जाते हैं, जो ऑफिस में काम करते थे। वे उनसे कैंप के इतिहास के बारे में कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन बारबरा कहती है कि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो गेन पर थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसलिए अर्नेस्टो गेन को वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ रात को गेन फिर से सपना देखती है, जहां इस बार वो होप को देखती है, जो फोन पर एक मरे हुए लड़के की आत्मा से बात कर रही है, जैसा कि अब फिन कर रहा है।
और वो लड़के ही होप के सपने में ये नंबर छोड़ गए थे ताकि वो उनसे मदद ले सके। जैसा कि अब वो 3 लड़के फिन से मदद मांग रहे हैं, यानी वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि ग्रैबर के घर का नंबर था। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से लड़के उसे इशारा दे रहे थे कि उनका खूनी कौन है। अब गेन होप और उन 3 लड़कों की आत्मा को देखती है और बाहर जाती है। वहां वो उन 3 लड़कों की मौत देखती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा विचलित हो जाती है। इधर फिन फोन रिंग होते सुनता है, जो वो जाकर उठाता है। तब ग्रैबर उससे बात कर रहा था। वो कहता है कि फिनी ने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन क्या उसे लगता है कि सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं, वो वापस आ गया है फिन से बदला लेने के लिए, और अब वो फिन को ऐसा दर्द देगा जो फिन कभी भूल नहीं पाएगा। फिन ने उसे अपने भाई मैक्स को खत्म करने के लिए मजबूर किया था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब वो फिन से सब कुछ छीन लेगा। गेन एक लड़के का पीछा करते हुए रसोई में जाती है, जहां हंगामा शुरू हो चुका था। गैस का चूल्हा खुद से जल उठता है और ग्रैबर उसके सामने आ जाता है। वो कुल्हाड़ी से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो बचने की कोशिश करती है। तब तक अर्नेस्टो और बाकी लोग गेन की चीख सुनकर वहां आ जाते हैं। वे ग्रैबर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ग्रैबर उन्हें देख सकता था। इसके अलावा उसकी हलचल भी वे देख पा रहे थे, जैसे वो गेन को पकड़कर दीवार पर मारता है, और ये सब देख पा रहे थे। यहाँ शारीरिक रूप से ऐसा हो रहा था। गेन बार बार दीवार से टकरा रही थी, उसके शरीर पर चोट लग रही थी, और सब देख रहे थे कि वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है। तभी ग्रैबर गेन को पकड़कर आग के अंदर फेंकने जाता है, लेकिन मस्टैंग और अर्नेस्टो उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग भी आगे आते हैं, लेकिन वहां रखी चीजें उन पर गिरनी शुरू हो जाती हैं। तब तक फिन भी वहां आ जाता है, जो अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश करता है। आखिर में वो जाग जाती है और सपने से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि ग्रैबर फिलहाल वहां से चला गया है। अरमांडो सब लोगों को चर्च ले जाते हैं, जहां वो गेन से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो अपने सपने के बारे में विस्तार से बताती है कि उसके साथ ठीक क्या होता है, और ये शक्ति उसे अपनी माँ से मिली है। गेन उन 3 लड़कों की बात कहती है, और अरमांडो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 लड़के सच में मर गए थे। और जब गेन उस जले हुए लड़के की जैकेट की बात कहती है, तब वो और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जानकारी केवल पुलिस या वो जानते थे, और कभी उन लड़कों की लाश नहीं मिली थी, कोई सुराग भी नहीं मिला था। बस एक बार एक जला हुआ जैकेट मिला था, जो गेन जैसा बता रही हैं, ठीक वैसा ही था। और उन 3 लड़कों के नाम थे फीलिक्स, केल और स्पाइक, यानी ये थे ग्रैबर के पहले 3 शिकार। अब अरमांडो 1957 और 1958 की कैंप की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसकी ग्रुप फोटो में वो और होप भी थे। वे कहते हैं कि ये जगह 1958 में बंद हो गई थी, और बाद में उन्होंने ये जगह खरीद ली थी। उन्होंने इसे फिर से शुरू किया ताकि वो उन गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनकी खोज दे सकें, और इससे उन बच्चों के परिवारों को कम से कम थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, और इसीलिए वो सालों से ये कोशिश कर रहे हैं। फिन सबके सामने ग्रैबर के बारे में पूछता है। तब अरमांडो कहते हैं कि हाँ, उसे कौन नहीं जानता। सब ग्रैबर को जानते हैं, जो बच्चों को अगवा करके मार देता था, जिसे फिन ने खुद खत्म किया है। और अब वो फिन को पहचान जाते हैं कि ये फिन वो है। फिन उससे पूछता है कि यहाँ अजीब घटनाएं कब से शुरू हुई थी। वे कहते हैं कुछ सालों पहले से। फिन कहता है 1978 में, और फिन ने तभी उसे खत्म किया था। इसलिए उसकी आत्मा अब आज़ादी से घूम रही है। उन्हें उन बच्चों को आज़ाद करना होगा, जो शायद ग्रैबर की आत्मा को रोक सकता है, क्योंकि यहाँ वो उसे ताकत दे रहे हैं। असल में यहाँ बच्चों का डर ही ग्रैबर की आत्मा को ताकत देता था। अब गेन और फिन उस ग्रुप फोटो को फिर से देखते हैं, जिसमें वे ग्रैबर को देख पाते हैं। अरमांडो बताते हैं कि वो यहाँ रखरखाव का काम करता था। अब अरमांडो उस ग्रैबर का नाम बताते हैं, जो था वाइल्ड बिल हिकॉक, और गेन कहती है कि ये नाम ही तो वो लड़के बोल रहे थे, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। और अब ये सब किसने शुरू किया था, क्या हुआ था, उस बारे में गेन को ये लड़के यानी 3 लड़के बता रहे हैं। यानी WBH कुछ और नहीं बल्कि ग्रैबर का ही नाम था। फिन कहता है कि पहले उन्हें उन लड़कों की लाशें ढूंढनी होंगी, और वो किसी जमे हुए लेक के अंदर पड़ी हैं। अरमांडो कहते हैं कि पास में ही लेक मारू है, इसलिए वे वहां जाकर ढूंढ सकते हैं। सब इसके लिए तैयार होते हैं। कुछ देर बाद अरमांडो अपने कैबिन में उन 3 लड़कों की तस्वीर और बाकी रिपोर्ट चेक कर रहे थे। तभी उन्हें रेडियो में अजीब सी गड़बड़ी सुनाई देती है। बाहर से भी कुछ आवाजें आ रही थीं, इसलिए वे खिड़की से बाहर देखते हैं। वहां एक स्नोमैन रखा था। खैर, वो उसे नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देते हैं। तभी रेडियो से ग्रैबर की एक आवाज सुनाई देती है। डरने के बजाय अरमांडो कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो बिल है, और वो उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं, और वो उन लड़कों की आत्मा को हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकता। उन्होंने सच जान लिया है। ग्रैबर कहता है कि वो बिल नहीं है। तब वे कहते हैं कि बिल हो, ग्रैबर हो, ईविल हो, जो भी हो, ईविल तो ईविल ही था। और तब तक वो स्नोमैन भी खिड़की पर टकराना शुरू कर देता है, जो ग्रैबर ही कर रहा था, जिसकी बर्फ के साथ खून भी मिला हुआ था। ग्रैबर फिर से कहता है कि वो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन अरमांडो कहते हैं कि वो उससे नहीं डरते हैं। और वो फिर से कहता है कि वो बिल नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ ग्रैबर अपने मास्क के बिना कुछ भी नहीं था। वो उस मास्क की आड़ में सब करता था, यानी उसने कभी माना ही नहीं कि वो बिल है। वो खुद को हमेशा डेविल मानता था। खैर, कुछ देर बाद फिन बाहर बैठा था।
अरमांडो उसके पास आकर बात करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि फिन का गुस्सा बाहर दिखता है, लेकिन उसके अंदर डर है जो वो गुस्से से छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो डर ये है कि वो गेन को बचा नहीं पाएगा। वो उसे सलाह देते हैं कि उसे अपनी भावनाओं का सामना करना चाहिए और गेन या उसका खुद का कोई नुकसान नहीं होगा। अगले दिन अरमांडो उन 3 लड़कों की लाशें ढूंढना शुरू करते हैं। अब रात को गेन सोने जाती है और आज बारी बारी से अर्नेस्टो और फिन उसके पास रहकर उस पर नजर रखेंगे। अर्नेस्टो फिन से पूछता है कि क्या उसने सच में अपने भाई से बात की थी और उसने क्या कहा था। फिन बताता है हाँ, उसने कहा था कि उनके पिता युद्ध में अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ पाए थे, इसलिए वो वापस नहीं आए और इसलिए वो फिन को भी नहीं छोड़ेगा। तभी अर्नेस्टो कहता है कि हाँ, ये सच है और उसे अपने भाई पर गर्व महसूस होता है। फिन सो जाता है और अर्नेस्टो गेन के पास बैठकर उसे देखता रहता है। गेन अपने सपने में फिर से जाती है जहां वो अपनी मां को देखती है और उसका शरीर उठना शुरू हो जाता है, जिसे अर्नेस्टो रोक देता है। इसलिए इस बार उसकी आत्मा सपने में अपनी मां होप का पीछा करती है। इस बार हमें पता चलता है कि असल में क्या हुआ था। होप तब भी सपने से जागती हैं और इस इलाके में पहले गुमशुदा हुए लड़के बिली द पेपर बॉय का सपना देखती हैं और वो घर से कहीं जाना शुरू करती हैं। गैन उसका पीछा करते हुए ग्रैबर के घर तक चली आती है, जहां वो देखती है कि ग्रैबर ने होप को अगवा कर लिया है, क्योंकि होप ने उसके घर के अंदर बिली को देख लिया था और ग्रैबर होप को भी गाड़ी में आने को कहता है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। यानी शुरू से ही होप को संकेत मिल रहे थे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, और इसीलिए शुरू से ही शिकार हुए लड़के उसे वो नंबर दिखा रहे थे, और वो नंबर किसी और के घर के नहीं बल्कि बेसमेंट के अंदर थे, यानी ग्रैबर के नंबर थे, और इसीलिए होप वहां चली गई थी। तभी हैरान होकर गेन देखती है कि उसकी मां लटक रही हैं और वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ ग्रैबर ने उसकी मां को मारा था, उन्होंने खुद को खत्म नहीं किया था। वो ग्रैबर के बारे में जान गई थी, इसलिए उसने होप को मार दिया, और ये सच जानने के बाद गैन को बहुत तकलीफ होती है। यानी इतने दिनों से वो यही सोच रहे थे कि इन सपनों की वजह से उसकी मां ने खुद को खत्म कर लिया, जबकि ऐसा नहीं था। ग्रैबर गैन से कहता है कि ये उसका हेल है और यहाँ सब उसकी बात से होता है, इसलिए वो गैन को भी यही मारेगा। गैन उससे बचने के लिए दौड़ती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत चोट भी लगती है, और ये चोट उसके शरीर पर साफ दिख रही थी। यानी वो सपने में मरती है तो वास्तविक जीवन में भी खत्म हो जाएगी। अब अर्नेस्टो ये देखकर फिन और मस्टैंग को जगाता है और वो तीनों गैन को जगाने की कोशिश करते हैं। गैन तब तक बेसमेंट तक चली आई थी, जिसे लड़कों की आत्मा फोन के जरिए रास्ता दिखाती है कि वो कैसे बच सकती है। अब वो उस गड्ढे के पास छिप जाती है जो शुरू में किसी और ने नहीं बल्कि फिन ने ही 1978 में बचने के लिए बनाया था, यानी रेफ्रिजरेटर के पास। अब वो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलकर बाहर जाती है और लेक तक पहुंच जाती है, जहां बूथ में फोन रिंग हो रहा था, जो वो उठाती है। इधर लेक के ऊपर वास्तविक समय में अरमांडो ढूंढ रहे थे। उन्हें एक लड़के की लाश मिल जाती है और वो लाश को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ फोन पर ग्रैबर गेन से कहता है कि जब कोई उसकी ताकत छीनने की कोशिश करेगा तो वो उसे रास्ते से हटा देगा, और उसकी ताकत उन कैद किए गए बच्चों की आत्मा के डर से आती है। इसलिए अब ग्रैबर उन लाशों को बाहर नहीं आने दे सकता, इसलिए वो लेक के ऊपर की जमी हुई बर्फ तोड़कर अरमांडो को लेक के अंदर गिरा देता है। यानी वो अपनी दुनिया में ऐसा कर रहा था, लेकिन वास्तव में भी इसका असर पड़ता है, और ये देखकर गैन की आत्मा यानी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर मौजूद विचलित हो जाती है, लेकिन अब वो उसे भी मारना शुरू कर देता है। तब मस्टैंग, अर्नेस्टो और फिन उसे कहते हैं कि वो होश में आए जागे लड़ने की कोशिश करे। तभी गैन फोन बूथ के अंदर स्पिरिट वर्ल्ड में खुद को संभालती है, मेडिटेट करती है, और अचानक एक झटके में पूरा बूथ टूट जाता है, जिससे ग्रैबर दूर छिटक कर गिरता है। गैन उसके पास आकर कहती है कि वो उसे यहाँ नहीं लाई बल्कि वो खुद आया है, इसलिए उसके पास भी ताकत है, केवल ग्रैबर ताकतवर नहीं है, और वो जब चाहेगी तब यहाँ से वापस जा सकती है और बहुत जल्द वो उसका सामना करने आएगी। इसके साथ वो उसके सिर पर बहुत जोर से चोट करती है, जिससे ग्रैबर बेहोश हो जाता है। अब वो खुद को जगाती है, यानी वो अपनी ताकत पर नियंत्रण लाना सीख गई थी। जागते ही वो सबको पहले अरमांडो के पास ले जाती है, जिसे सब पानी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ग्रैबर उसे अंदर डुबोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेन ने ग्रैबर को पराजित करके उसे रोक दिया था, इसलिए वो फिलहाल बच जाते हैं। जब उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता है तब वो जीवित थे और बताते हैं कि उन्हें फीलिक्स की लाश मिल गई है। अगले दिन सुबह मस्टैंग बारबरा और केनेथ के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो मदद नहीं कर रहे हैं और ये ईश्वर को भी पसंद नहीं आएगा। बारबरा गेन को नापसंद करती है, लेकिन गेन ने ही तो कल अरमांडो को बचाया था, इसलिए कम से कम वो मदद तो कर सकते हैं ताकि सब ठीक हो जाए। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही गेन और फिन तैयार होते हैं, लेकिन तभी उनके पिता टेरेंस वहां आ जाते हैं, जो दोनों को वापस ले जाने आए थे। फिन वापस जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन गेन मना कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ यहीं खत्म करके आएगी। अगर सब कुछ की शुरुआत यहाँ से हुई है तो सब यहीं खत्म होगा।
फिन उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन गैन मना करती रहती है, इसलिए वो उससे बहस करता है। लेकिन तभी गैन कहती है कि फिन केवल डरता है और धूम्रपान करता रहता है ताकि उसे लगे कि बेसमेंट में उस दिन जो हुआ था वो सब झूठ है। इस पर वो रोने लगता है और आखिर में अपना डर व्यक्त करता है, और यही तो अरमांडो उसे कह रहे थे। अब उनके पिता दोनों को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गैन मना करती रहती है। तब उनके पिता कहते हैं कि ये सब फिर से सपनों की वजह से हो रहा है और उनकी वजह से पागल होकर ही उनकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। गैन कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सब ग्रैबर ने किया है। और तब टेरेंस खुद को होप की मौत के लिए दोषी मानते थे, इसलिए वो आज तक गिल्ट में है। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें अपना अपराध बोध छोड़ देना चाहिए। और टेरेंस ने होप की लाश देखकर जो कुछ कहा था, हूबहू वही सब गैन कहना शुरू कर देती है। इसलिए अब आखिर में वो भी विश्वास करते हैं कि हाँ, उनकी कोई गलती नहीं थी। सुबह से खोजबीन शुरू होती है, लेकिन केल और स्पाइक की लाशें नहीं मिलती हैं। इसी बीच गिवन यीशु मसीह से प्रार्थना करती है कि अब उसे मदद की जरूरत है और अब ग्रैबर उसे मार ही देगा, इसलिए वो ऐसा ना होने दें और यहाँ किसी और को भी ना मरने दें। धीरे धीरे रात हो जाती है और गिवन थककर गलती से सो जाती है और फिर से सपने में पहुंच जाती है। वो लेक के अंदर जाती है जहां वो 2 ड्रम ढूंढती है और इन 2 ड्रम के अंदर ही केल और स्पाइक की लाशें छिपा कर रखी गई थी। वो ड्रमों को बाहर भेजना शुरू करती है। इसी बीच ग्रैबर वहां आ जाता है, जो बाहर मौजूद सब पर हमला करना शुरू कर देता है और उसका आधा मास्क हटा देता है। तब दिखता है कि उसकी त्वचा सड़ गई थी और मास्क के साथ चिपक गई थी। वो अच्छी आइस स्केटिंग कर सकता था, इसलिए वो आसानी से सब पर हमला करना शुरू कर देता है। बारबरा और केनेथ को तो वो बहुत बुरी तरह मारता है। अब वो फिन पर भी हमला करता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। यानी पिछली बार फिन उस पर भारी पड़ा था, लेकिन अब वो उस पर भारी पड़ेगा क्योंकि अब वो एक आत्मा है। तभी गिवन यानी उसकी आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जाकर उन ड्रमों को ऊपर भेजती रहती है, जिसे टेरेंस पकड़कर पानी से बाहर निकाल लाते हैं। अब गिवन की आत्मा बाहर आती है और दूसरी तरफ फिन ग्रैबर को दूर धकेल देता है। यानी वो महसूस कर रहा था कि ग्रैबर उसका गला दबाए हुए था, इसलिए वो अंदाजे से उसे दूर फेंक देता है। तभी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ग्रैबर गेन के पास आता है और कहता है कि यहाँ कोई ईश्वर नहीं है और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। गेन कहती है कि वो अपने साथ कुछ दोस्त लेकर आई है और आखिर में केल, फीलिक्स और स्पाइक की आत्माएं वहां चली आती हैं। गेन कहती है कि लाशें मिल गई हैं, इसलिए ग्रैबर अब ताकतहीन है। वो ग्रैबर के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसका मास्क अलग कर देती है और मास्क के साथ उसकी चेहरे की चमड़ी भी अलग हो गई थी। ग्रैबर बहुत दर्द में था। तब तक फिन भी वहां आकर उसे मारना शुरू कर देता है और उसका सिर जमे हुए लेक पर मारता रहता है और कहता है कि अब वो उससे नहीं डरता है। अब वो उसे लेक के अंदर फेंककर जमा देना चाहते थे। तभी उसका पैर एक लड़के की आत्मा या उसका शरीर पकड़े हुए था। इसके कारण जो होता है वो ये है कि गेन यानी उसकी आत्मा ग्रैबर का पैर ही काट देती है। असल में उसकी आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और अब ये 2 भाई बहन मिलकर उसे लेक के अंदर फेंक देते हैं। यानी यहाँ फिन महसूस करके ऐसा करता है और गेन स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसा कर रही थी। यानी वो दोनों एक तरह से एक साथ काम कर रहे थे। इसके साथ ही फीलिक्स, केल और स्पाइक की आत्माएं उसे अंदर डुबो देती हैं। यानी यहाँ ग्रैबर जम गया था। लेकिन जो होता है वो ये है कि वो अपना मास्क भी साथ ले जाता है, क्योंकि वो मास्क के बिना नहीं रह सकता था। आखिर में गेन जाग जाती है और अर्नेस्टो को चूमकर अपनी खुशी और प्यार व्यक्त करती है कि सब ठीक हो गया है। अगले दिन अरमांडो अधिकारियों को लाशों के बारे में बताते हैं और बाकी सब यहाँ से जाना शुरू करते हैं। तभी गेन और फिन एक फोन देखते हैं जो रिंग हो रहा था। गेन फोन उठाती है। दूसरी तरफ से होप यानी उसकी माँ थी, जो कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो उस पर गर्वित है। गेन भावुक हो जाती है और कहती है कि वो उन्हें बहुत याद करती है। होप कहती है कि वो भी करती हैं, लेकिन अब वो परलोक में सुखी हैं। तभी वो उनसे पूछती हैं कि क्या ये अभिशाप कभी खत्म होगा, यानी सपने में जाने का। उसकी माँ होप कहती है कि ये कभी अभिशाप था ही नहीं, बल्कि ये दूसरों की मदद करने के लिए एक उपहार है। वो कहती हैं कि फिन को वो कहें कि वो उसे बहुत प्यार करती हैं और रॉबिन ने उसे हाय कहा है। गेन ये बात फिन को बताती है, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश होता है। और अब आखिर में सब अपने घर के लिए निकलते हैं और बूम, इसके साथ ही ब्लैक फोन 2 मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखिएगा।